हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 28th ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन में। डोंट थिंक अबाउट योर एरर्स और फेलियर्स, अदरवाइज यू विल नेवर डू अ थिंग। अपनी गलतियों और असफलताओं के बारे में ना सोचें, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां करी है आपने, असफलताएं की है और आप सोचें ही नहीं उनके बारे में। अगर नहीं सोचेंगे, अगर विचार नहीं करेंगे कि गलती कहाँ हुई, असफलता क्यों मिली, तो फिर हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। इसको इस तरह से लीजिए कि आप जब गलतियां करते हैं, असफलताएं आपके हाथ लगती है, तो इतना नहीं सोचना है, इतना दुख में नहीं डूब जाना है कि आपको निराशा हाथ लगे, आप निराश होकर बैठ जाएं और आगे आपकी हिम्मत ही ना हो कोई नया काम करने की। सोचना ज़रूर है, लेकिन इस प्रकार से सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना है कि मैं अब की बार जब काम करूंगा तो गलतियों का सुधार करके उसमें काम करूंगा। तो ये है इसका मीनिंग। ज़िंदगी में उतारिए इस मोटिवेशनल कोट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का एडिटोरियल सेशन। आप हमारी ऐप आशीष क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस B44 जो कि स्टार्ट हो चुका है, अब नेक्स्ट वेडनेसडे को अगला बैच B45 स्टार्ट होगा, उसका प्रोसेस अभी जारी है, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स दिया गया है, जहां पर 100 क्लोज टेस्ट और 100 पैराजंबल मिलते हैं। इसका सोर्स न्यूज़पेपर रहता है, न्यूज़पेपर से बनाकर ये आपको टेस्ट मिलेंगे। तो निश्चित रूप से इनका लेवल बहुत बेहतरीन है। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि SSCGL प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इसके अलावा बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, कॉम्बो पैक है, ग्रामर बूस्टर है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। जाइए एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल का प्रेफिस क्या है। तो आज के एडिटोरियल का टाइटल जो है वो है द स्वाम। स्वाम का मतलब होता है झुंड, और ये जनरली कीड़े मकोड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए कलेक्टिव नाउन होती है स्वाम। ठीक है, तो ये लोकस्ट जो है बढ़ रहे हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ, और जो कृषि समुदाय है, जो अग्रेरियन कम्युनिटी है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके बारे में आर्टिकल है, तो देखिए मैंने इसको किस प्रकार से प्रेफिस या समराइज किया है। आप भी कोशिश कीजिए अपने शब्दों में समरी लिखने का। समरी का मतलब आपको इस पैराग्राफ का या फिर जो भी आपने एडिटोरियल पढ़ा है उसका एक प्रकार से की पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनको अपने शब्दों में कोशिश करें लिखने की, वो समरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ ड्रेडफुल इवेंट्स इज नॉट गोइंग टू लेट अस ब्रीथ फ्रीली एनी टाइम सून। तो कहना चाह रहा है कि बहुत भयानक भयानक घटनाएं देखने को मिली है इस वर्ष, कम से कम अगर बात करें 2020 की। और अभी ये अगली जल्द ही आपको ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है, एक के बाद एक आपदा आ रही है। पहले आपने देखा कैटास्ट्रॉफिक डिजीज आफ्टर ए कैटास्ट्रॉफिक डिजीज, पहले कोरोना वायरस का अटैक जो कि अभी तक चल रहा है, अभी तक जूझ रहा है पूरा विश्व। फिर उसके बाद में टेरिबल साइक्लोन, फिर एक तूफान, चक्रवाती तूफान आया था बंगाल उड़ीसा में, तबाही मचा के रख दी। और अब क्या है, देयर इज अनदर डेंजर लर्किंग ऑन द नेशंस वेस्ट। और देश के पश्चिमी हिस्सा में अब एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा है लोकस्ट स्वाम का। टिड्डी दल का हमला होने वाला है। ठीक है, लर्क का मतलब होता है घात लगाकर आक्रमण करना, छिपकर बैठ जाए और जैसे ही मौका लगे वैसे ही आक्रमण कर दे, उसको लर्क कह सकते हैं। अब बर्जियोनिंग locust swarm in Rajasthan, Gujarat and in parts of मध्य प्रदेश is going to amplify into an agrarian disaster। जो ये बढ़ता हुआ लोकस्ट स्वाम है, बढ़ता हुआ जो ये टिड्डी दल का जो बढ़ रहा है राजस्थान में, गुजरात में और कुछ हिस्सों में MP के, वो यहाँ पे बढ़ाने वाला है एग्रेरियन डिजास्टर को। पहले से ही खेती, आप समझते हैं कि भारत में किस हालत में खेती है और जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है काफ़ी हद तक, अब इस खतरे को और भी एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। The breeding locusts are an indirect fallout of warming Indian Ocean। तो ये जो ब्रीडिंग मतलब प्रजनन जो कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में टिड्डी हो गई हैं। तो ये जो टिड्डी दल है, ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष परिणाम है किसका, इंडियन ओशन, हिंद महासागर जो गर्म हो चला है, वार्मिंग, उसमें ये जो टेम्परेचर बढ़ा है उसका परिणाम है। दिस ईयर अ गुड मानसून सीजन हैज़ ऑलरेडी बीन फोरकास्ट। इस साल एक अच्छे मानसून सत्र की घोषणा पहले ही मौसम विभाग कर चुका है, लेकिन यह विडंबना देखिए, बट दिस इज गोइंग टू बी अ फेवरेबल कंडीशन फॉर लोकस्ट टू। लेकिन ये टिड्डी दल के लिए भी एक कह सकते हो कंड्यूसिव कंडीशन रहेगी, बहुत ही सहायक स्थितियां हैं। तो ऐसे मौसम में टिड्डी दल के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। द नेशन मस्ट इंश्योर ऑन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर वाइल फोकसिंग ऑन पॉलिसीज। राष्ट्र को पॉलिसीज पर फोकस करते हुए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर मिले। इक्विटेबल मतलब न्यायोचित, सस्टेनेबल मतलब प्रैग्मेटिक, चलने योग्य एक फ्यूचर देश का हो। तो ये है आज के इस एडिटोरियल का प्रेफिस। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको मिला है लूज टू, लूज के साथ टू, कि आप किसके सामने हारे हैं।
तो वी लॉस्ट द केस टू द अपोजिंग लॉयर्स, हम किसके सामने हार गए? जो हमारी विपक्षी पार्टी थे उसके लॉयर्स थे, उनके सामने हम ये केस हार गए। द फुटबॉल टीम लॉस्ट टू देयर राइवल्स, फुटबॉल टीम किसके सामने हार गई? अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके सामने हार गई। दूसरा याद रखिएगा, टेस्टिमनी में टू आएगा। टेस्टिमनी मतलब होता है एक प्रकार से एविडेंस कह सकते हो, प्रूफ कह सकते हो, टेस्टामेंट कह सकते हो, ये एक प्रकार सबूत होता है, इसके साथ में टू का प्रयोग करते हैं। बात रही रिवीजन की, तो ट्रेल का मतलब होता है चिन्ह, लिखते चलिएगा, नहीं पता हो तो ट्रेल का मतलब चिन्ह होता है, फॉल आउट का मतलब परिणाम होता है। और याद रखिए फॉल और आउट को अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा स्पेस दे दीजिए बीच में, तो इसका मतलब हो जाएगा झगड़ा। डिफरेंट है, अगर फॉल और आउट को अलग अलग कर देंगे तो झगड़ा इसका मीनिंग होगा, फॉल आउट को साथ लेकर आएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा परिणाम। एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना। अंडरस्कोर का मतलब किसी बात पर जोर देना, अंडरलाइन करना, ये कह सकते हो। और वारंट जो है इसका मतलब न्यायोचित करार देना, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, सही ठहराना, ये सब मीनिंग है। तो ट्रेल जो शब्द है इसका तो आप जोड़ देंगे किससे? ट्रेस से, क्योंकि चिन्ह है, फुटप्रिंट भी कह सकते हो, फुटमार्क भी कह सकते हो। फॉल आउट का परिणाम होता है, परिणाम के लिए यहाँ पे वर्ड है अपशॉट, अपशॉट, कॉरोलरी, रिपरकशन, है ना, ये सब शब्द होते हैं, वो इसके सिनोनिम्स होते हैं। एस्केलेट का बढ़ाना होता है, बढ़ाने के लिए शूट अप दे रखा है। अंडरस्कोर का इम्फेसाइज है और वारंट का जस्टिफाई है, सही ठहराना। तो ये रिवीजन था। वोकैबुलरी ड्रिल में कुछ वर्ड्स आज आपको मिलेंगे। अपसर्ज का मतलब बढ़ोतरी होता है, लर्क का मतलब घात लगाकर आक्रमण करना है, बेन का मतलब मुसीबत का कारण है, अभिशाप है, स्कर्ज कह सकते हो, या फिर एक ट्रबल का जो सोर्स है वो कह सकते हो, कर्स भी कह सकते हो। ब्लाइट के दो मतलब होते हैं, या तो आप कह सकते हैं कोई जो फसलों का रोग होता है, फसल है, क्रॉप है, उनका जो रोग है उसको ब्लाइट बोलते हैं, या फिर कोई चीज़ कह सकते हो कि किसी को बर्बाद करने वाला, किसी चीज़ को नष्ट करने वाली चीज़ को भी ब्लाइट कहते हैं। फ्लिप का पलटना होता है, जैसे एक टॉस करते हो, टॉस पे सिक्का पलटता है ना, उछलता है सिक्का, तो सिक्का पलटते हुए आता है, उसको फ्लिप करना बोलते हैं। तो डैश ऑफ ए कॉइन, तो कॉइन का फ्लिप होना, तो यहाँ पे फ्लिप आंसर आएगा। अ डैश ऑफ एन डैश, अब एन लग रखा है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई अपसर्ज के अलावा, वाउल साउंड है, इस कारण से अपसर्ज आएगा। एन अपसर्ज ऑफ या इन वायलेंस, हिंसा का बढ़ना या हिंसा में बढ़ोतरी होना। डिस्ट्रिक्ट में हैज़ बिन लिंक्ड टू इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको जोड़ा गया है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी ही इसका कारण है। समवन वॉज डैश इन द शेडोज, कोई व्यक्ति छिपा हुआ था, घात लगाने की तैयारी कर रहा था, आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, लर्किंग इन आ जाएगा। फिर अगला है KING है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभावपूर्ण। द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हैज़ रियली बीन अ डैश ऑन अमेरिका, जो भेदभावपूर्ण पॉलिसी है, हैज़ रियली बीन अ डैश ऑन अमेरिका, वो अमेरिका पर ऐसा रही है। क्या रही है? हैज़ रियली बीन अ, तो यहाँ पे ए के बाद में आप क्या लगाएंगे? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बेन, ब्लाइट और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आप क्या कर देंगे? बेन करोगे तो बेन ऑन अमेरिका। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है वो वास्तव में अमेरिका के लिए ऐसी रही है, तो ये एक वो चीज़ जो कि अमेरिका के कह सकते हो पतन का कारण बनी है, ब्लाइट कर देंगे। जो सोर्स ऑफ कोई कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ है जो आपकी डिमोलिश हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका सोर्स होना ब्लाइट कहलाता है। बेन है वो भी मुसीबत का कारण बनता है, तो बीन अ बेन ऑन अमेरिका, ये भी यहाँ पे ठीक बैठता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके वोकैबुलरी ड्रिल हो गया है। अब हम बात करते हैं आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड्स की। तो देखिए पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। एज दैट बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, जैसे ही बॉम्ब विस्फोट हुआ लोग जल्दीबाजी में इधर से उधर भागने लगे। तो इन डिसऑर्डरली हेस्ट, इसका मतलब अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर जाना। ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी, मतलब बहुत ही तेज गति से, तो आ जाएगा रैपिडली। आवर फाउंडर हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है मुश्किल कार्य, और मुश्किल कार्य के लिए यहाँ पे क्या है? अ वर्क ऑफ नो वर्थ एंड एफर्टलेस जॉब, अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ये होगा जिसमें अत्यधिक प्रयास लगाने की जरूरत हो। माई क्लोज फ्रेंड गोट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, हमने शायद हाल ही में डिस्कस किया था। गोट द सैक क्या होता है? नौकरी से निकाल दिया जाना, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। वे रिज़ाइन तो इस्तीफा देना, खुद छोड़ना होता है नौकरी, ये छुटकारा पाना होता है तो खुद छोड़ेगा इसमें भी। डिमोट का मतलब
किसी का पदोन्नति होती है तो पदावनति कर दें, मतलब पोस्ट को क्या कह सकते हो कि उसके लेवल को बढ़ाने की बजाय घटा दे, तो उसको बोलते हैं डिमोट करना। प्रमोट का ऑपोजिट है। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस, ये भी हमने डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में कहीं पर। पुट अप विद का मतलब सहन करना होता है, सहन करने के लिए एंड्योर है। सप्रेस का दबाना है, इवेड का बचना है, अश्यूम है मानना को मानना, गैस इसको बोलते हैं। इसके बाद बात करें वन वर्ड्स की, तो अ शाई लुक दैट इज लस्टफुल, एक शर्मीली नज़रों से किसी को देखना जो कि कामुकता भरी नज़रें हों, उसको बोलते हैं लियर। ठीक है। इसके बाद में लॉर, लॉर जो होता है वर्ड, इसका मतलब होता है कोई ट्रेडिशनल नॉलेज या स्टोरी, कोई भी पारंपरिक कहानी है, कोई भी पारंपरिक ज्ञान है, उसको लॉर। लाख एक पक्षी का नाम हो सकता है या फिर मजाक में कही गई बात हो सकती है लाख। लिटरल, इसका मतलब ये एक नदी का तट कह सकते हो, तटीय इलाका, साइड जो होता है नदी वगैरह का, उसको बोलते हैं लिटरल। फिर जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट, एक ऐसा कॉमेडियन व्यक्ति, एक हंसी प्रिय व्यक्ति, हास्यास्पद व्यक्ति कह सकते हो, जो कि जिसके पास किस्से कहानियां होती हैं, तो उसको बोलते हैं वैग, कॉमेडियन कह सकते हैं एक प्रकार से। वाइल का चालाकी होता है, ट्रिक होता है। योकल का देहाती, रस्टिक। ईयन का मतलब युग, एरा। ठीक है। फिर डीप इन थॉट, जो गहरी सोच में डूबा है, उस व्यक्ति को बोलते हैं पेंसिव। मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है। पेस्की का मतलब अनोइंग होता है, चिढ़ाने वाला, परेशान करने वाला। और पर्लियन का मतलब है स्टील, चुराना, STEAL। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जहां सजा की कोई रिस्क नहीं होती, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति, सजा मुक्ति। इम्प्यूडेंट का मतलब जो धृष्ट हो, जो दुस्साहसी हो, एक प्रकार से आप इसको, जो साहसी व्यक्ति ब्रेव होता है, तो फिर ऑडेसियस करते हैं हम उसका उल्टा, तो उसको इम्प्यूडेंट कह सकते हैं। सोसी भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, SAUCY। इनएक्सोरेबल का मतलब जिसे खुश ना किया जा सके कह सकते हो, जल्दी से प्रसन्न ना किया जा सके, उसको इनएक्सोरेबल कहते हैं। इम्पर्टरेबल, बेबल का मतलब है इम्पर्टरबेबल, मतलब पर्टर्ब एक वर्ड सुना होगा आपने, डिस्टर्ब करने को बोलते हैं, तो जो डिस्टर्ब ना हो, जो शांत रहे, कंपोजर, काम, उसको बोलते हैं इम्पर्टरबेबल। एक्सेसिव प्रियोक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उसको हाइपोकोंड्रिया। फिर मलेज शब्द है, मलेज का मतलब होता है व्याधि, बीमारी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, डिजीज, है ना। डिसअफेक्टेड, जो प्रभावित नहीं होता हो, अप्रभावित। और मेलिंगर का मतलब है बीमारी का बहाना बनाकर काम पर ना जाने वाला, कोई ऑफिस जाना है, नहीं जाना है, बीमारी का बहाना बना लेंगे अगर आप, तो मेलिंगर कहलाएगा। ठीक है, इसको मलिंगा से याद कर लो, थोड़ा सा एसोसिएट करोगे, जल्दी चीज़ें याद रहेगी। अब आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पर। द स्वाम इसका टाइटल है। स्वाम का मतलब जान लिया हमने, कंपाउंड नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और इसका मतलब हो गया कि कीड़े मकोड़ों का झुंड। तो द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स एड अ न्यू डायमेंशन टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने जो लाइट ऑरेंज कलर में हाईलाइट करके दिया है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। इनको देखकर आगे आने वाली वर्ब के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स, तो लोकस्ट का मतलब क्या होता है? लोकस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है टिड्डे दल को बोलते हैं, टिड्डी दल को बोलते हैं। इन वेस्टर्न पार्ट्स, पश्चिमी हिस्से जो है भारत के, वहाँ पे जो टिड्डी दल है, एड, अब चूंकि लोकस्ट प्लूरल है इस कारण से एड है। एड अ न्यू डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब पहलू होता है, एस्पेक्ट होता है, टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया। तो भारत जो डिजास्टर्स फेस कर रहा है, भारत जो आपदाएं फेस कर रहा है, उसमें एक और आपदा, एक और पहलू यहाँ पे जुड़ गया है। तो लोकस्ट ने, जो वेस्टर्न पार्ट्स में लोकस्ट आने वाले हैं, टिड्डी दल का हमला होने वाला है, उसने भारत जो आपदाएं, डिजास्टर्स फेस कर रहा है, उनमें एक और आपदा, एक और डायमेंशन जोड़ दिया है। ये इसका ट्रांसलेशन है। डायमेंशन का मतलब क्या है? एस्पेक्ट, फीचर, एलिमेंट, फैसेट, साइड, ये सब इसके मीनिंग हो गए। ठीक है, तो ये सब इसके मीनिंग है। इसके बाद में बात करें अगर, तो दे रखा जस्ट लास्ट वीक ईस्टर्न इंडिया वॉज बैटर्ड बाय one of the most powerful cyclones in decades, and now even as hundreds of lives are lost every day to the coronavirus, another danger lurks on the nation's west। तो कह रहा है कि जस्ट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की तो बात है, जस्ट लगाया है मतलब अभी जो सप्ताह गुजरा है उसी की बात है। पिछले सप्ताह में ही ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत, वॉज, इसको देखकर देखिए सब्जेक्ट ये वाला है तो वॉज लग गया। बैटर्ड, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में तो पैसिव है। बैटर्ड का मतलब क्या होता है? बैटर्ड से मतलब होता है हिट, स्ट्राइक, बीट, स्मैक, असॉल्ट, अटैक। आक्रमण को बोलते हैं बैटर्ड।
तो पूर्वी भारत जो है उस पर हमला हुआ, किसका? बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवात जो हैं दशकों में जो आते हैं, डिकेड 10 सालों का समूह, तो उनमें से एक सबसे शक्तिशाली तूफान का सामना एम्फन, जिसको नाम दिया गया था, उसका सामना हुआ। वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन लगती है, तो वन ऑफ द दे रखा है, तो यहाँ नाउन प्लूरल है। वन ऑफ द वाले केस में डिग्री सुपरलेटिव लगती है, तो यहाँ डिग्री सुपरलेटिव मोस्ट पावरफुल है, दोनों याद रखिएगा। इन डिकेड्स दशकों में। एंड नाउ, और अब, इवन एज हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे टू द कोरोना वायरस। इवन मतलब भी, इवन एज का मतलब ऐसे होता है सेम टाइम पर, सेम टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, सैकड़ों जीवन, आर लॉस्ट वो मतलब खो जाते हैं। पैसिव वॉइस है वैसे, ये किसके कारण खोते हैं? वो कारण ये है जब कोई कारण या सब्जेक्ट लास्ट बाद में दे रखा हो वर्ब के, तो पैसिव वॉइस होता है। लॉस्ट एवरी डे टू, लॉस्ट एवरी डे, ये लूज टू हमने देखा है किसी के सामने हार जाने को बोलते हैं, किससे हार गए हैं? तो सैकड़ों जिंदगियां यहाँ पे हारती हैं, किसके सामने? कोरोना वायरस से। अनदर डेंजर लर्क्स, है ना। और इनके साथ साथ देखो एक और खतरा, लर्क्स का मतलब हमने डिस्कस किया कि लर्क का मतलब होता है चोरी छिपे बैठना, घात लगाकर आक्रमण करने के लिए। आप इसके सिनोनिम देख सकते हैं, स्नीक, प्राउल, स्टील, मूव फर्टिवली, मूव विद स्टील्थ। तो मूव विद स्टील्थ चोरी छिपे इरादे से मूव करना, मूव फर्टिवली ये भी इसका मतलब भी चोरी छिपे तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से आगे बढ़ना। प्राउल का मतलब शिकार करना होता है, स्टील का चुराना होता है। तो इसका मतलब यही है कि एक प्रकार से अटैक तो होगा लेकिन छिप कर होगा। तो यहाँ पे एक और खतरा, लर्क्स ऑन द नेशंस वेस्ट, वो देश के पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण की तैयारी में है। तो यहाँ तक क्या बोला है, सिंपल तरीके से बात अगर कर लें हम, तो पिछले सप्ताह की बात है कि पूर्वी भारत पर हमला हुआ, पूर्वी भारत पर अटैक हुआ, सबसे पावरफुल जो साइक्लोन्स आते हैं दशकों में उनमें से एक पर। और फिर अब जो है ये कह रहा है कि इसी टाइम पर, सेम टाइम पर, सैकड़ों जीवन हर दिन कोरोना वायरस के सामने हार जाते हैं, मर जाते हैं लोग। और अब एक और खतरा जो है देश के पश्चिमी हिस्से पर मंडरा रहा है। अब बर्जियनिंग locust swarm in Rajasthan, Gujarat and even parts of Madhya Pradesh threatens to amplify into an agrarian disaster. बर्जियनिंग क्या है? तो इसका मैं देखो मैंने लिख के दिया है कि इसको पढ़ना कैसे है। बर्जन पढ़ना है, बर्जन। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये शायद आपको ना आए, किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको बता दूंगा कि फोनेटिक्स किस प्रकार से देखते हैं, कैसे पता लगता है कि कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। फिलहाल के लिए तो मैंने लिखा है ताकि जिसको पता हो वो समझ जाए। बर्जन बोलते हैं इसको, डिक्शनरी में आपको इस तरह से मिलता है अगर आप इंग्लिश में डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो। बर्जन का मतलब क्या है? बर्जन से मतलब है यहाँ पे इंक्रीज रैपिडली, ग्रो रैपिडली, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज रैपिडली, एक्सपेंड, मतलब बढ़ना, बहुत तेज गति से बढ़ने को बोलते हैं बर्जियनिंग। अब यहाँ जो बर्जियनिंग है ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, आईएनजी लगा के बनाया है वर्ब में। लोकस्ट स्वाम यहाँ पे सब्जेक्ट, ये आपका नाउन बन गया। तो लोकस्ट स्वाम जो टिड्डी दल का झुंड है, टिड्डी दल जो है, और ये बढ़ता हुआ टिड्डी दल है इन राजस्थान, गुजरात एंड मध्य, इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान में, गुजरात में और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी, इवन का मतलब भी। थ्रेटेंस, थ्रेटेंस के लिए सब्जेक्ट आपको लोकस्ट स्वाम दे रखा है। लोकस्ट स्वाम सिंगुलर है, इस कारण से स्वाम तो सिंगुलर ही है। लोकस्ट तो ठीक है प्लूरल हो सकता है, लेकिन लोकस्ट होता तब होता प्लूरल भी। तो ये झुंड जो है वो थ्रेटेंस यहाँ पे डराता है। थ्रेटेन का मतलब होता है डराना। टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ना, एम्पलीफायर सुना होगा आपने। तो लाउडर, लाउडन, मेक लाउडर, टर्न अप, इंक्रीज, बूस्ट, स्टेप अप, रेज, मैग्नीफाई, इंटेंसीफाई, एस्केलेट, ये सारे मीनिंग है इसके। तो ये यहाँ पे डराता है कि भाई क्या हो सकता है, एग्रेरियन डिजास्टर यहाँ पैदा हो सकता है, कृषि का खतरा पैदा हो सकता है। डिजास्टर विनाश या आपदा को बोलते हैं, अग्रेरियन कृषि से संबंधित, रिलेटेड टू फार्मिंग, ठीक है। एन लगा रखा है तो अग्रेरियन यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, डिजास्टर यहाँ पे नाउन बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या कहा इसने, हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया कहाँ से, यहाँ से। अब बर्जियनिंग लोकस्ट स्वाम, जो बढ़ता हुआ टिड्डी दल है, राजस्थान, गुजरात और कुछ हिस्सों में मध्य प्रदेश के, ये टिड्डी दल थ्रेटन करता है कि भाई एक डराव, मतलब चेतावनी है एक प्रकार से कि अग्रेरियन डिजास्टर के बढ़ने का खतरा है। फिर कह रहा था डेजर्ट लोकस्ट एज ए स्पीसीज इज द बेन ऑफ एग्रीकल्चर। द डेजर्ट लोकस्ट, ये हो गया रेगिस्तान में पाए जाने वाले टिड्डी, ये लोकस्ट का प्रकार है। अ स्पीसीज ये एक प्रजाति है। अब स्पीसीज का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिएगा, स्पीसीज ही रहता है। मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है। स्पीसीज उस लिस्ट में आता है जहां हम पढ़ते हैं कि नाउन्स जो हैं आइडेंटिकल रहती हैं सिंगुलर एंड प्लूरल में। तो ये जो स्पीसीज है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम आएंगी। तो एज ए स्पीसीज इज द बेन ऑफ एग्रीकल्चर। बेन का मतलब अभिशाप होता है, बेन का मतलब नोट कर लीजिए, स्काज, स्कज होता है, रुइन होता है, या डेथ या प्लेग या रुइनेशन या डिस्ट्रक्शन, ये सारे मीनिंग हैं बेन के।
बेन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हो गया है कि ये एक प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए अभिशाप का काम करेगा। बेन का अभिशाप का मतलब भी कह सकते हो, बर्बादी का जो कारण बनता है उसको बोलते हैं बेन। तो कह रहा है कि द डेजर्ट लोकस्ट, जो ये डेजर्ट लोकस्ट है, एज ए स्पीसीज, ये बताया केवल कि एक प्रजाति है। अब यही सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज लग रखा है, ये एग्रीकल्चर के लिए क्या है, अभिशाप है या मुसीबत का कारण है। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग periodic outbreaks of the marauding insects are among the objectives of the locust warning organization in जोधपुर। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग, मॉनिटरिंग का मतलब निरीक्षण करना, टैकलिंग का हैंडल करना। दो जेरेंड हो गई है, ठीक है, दो जेरेंड जुड़े, दो इन्फिनेटिव जुड़े, दो क्लॉज जुड़े, दो सब्जेक्ट जुड़े। हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। कुछ वहाँ पे चीज़ें देखने को में आती हैं, देखना होता है आपको कि कई बार वो दो दिखते हुए भी एक होते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी सामान्यतया ऐसा होने पर वर्ब प्लूरल आती है। तो मॉनिटरिंग और टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक्स का मतलब क्या है? आउटब्रेक का मतलब है सडन इंक्रीज, सडन स्प्रेड ऑफ ए डिजीज। अचानक किसी बीमारी का बढ़ना होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको कहते हैं हम आउटब्रेक। पेरियोडिक का मतलब आप कह सकते हो आवर्ती होती है इसकी, बार बार में, समय समय पर, उसको पेरियोडिक। तो मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पेरियोडिक आउटब्रेक्स, तो समय समय पर होने वाली बीमारियों को, आउटब्रेक्स को, जो बीमारियों का फैलाव होता है उसको मॉनिटर करना और टैकल करना। ऑफ द मरोडिंग इंसेक्ट्स, है ना। आउटब्रेक किसका है? ये बीमारी का फैलाव नहीं है, मरोडिंग इंसेक्ट्स का है। कौन से कीड़े मकोड़े हैं? मरोडिंग। मरोडिंग पढ़ते हैं इसको, देखो मरोडिंग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये दे रखा आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका। प्रीडेटरी, रेपेशियस, थीविंग, प्लंडरिंग, पिलेजिंग, लूटिंग, अटैक करने वाला, ठीक है, किसी को लूट खसोट करने वाला, उसको बोलते हैं मरोडिंग। तो मरोडिंग इंसेक्ट्स का मतलब है अटैक करने वाले कीड़े मकोड़े। आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसको देखकर आर लग रहा है, ये अमंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते हैं। तो जो उद्देश्य है जिसके लिए बना है ये LWO, कहाँ बना? जोधपुर में। वो उन उद्देश्यों में से ये दो उद्देश्य बताए हैं। देखो पीछे से पढ़ोगे तो जोधपुर के अंदर एक संस्था है, ये एक प्रकार से काम करने ऑर्गेनाइजेशन है, LWO बोलते हैं, फुल फॉर्म इसके लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किसके लिए बना है, क्या इसके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में से दो दे रखे हैं, मॉनिटरिंग और टैकलिंग। मॉनिटर टैकल किसको करते हैं? ये किसको करते हैं? ये जो मरोडिंग इंसेक्ट्स हैं, जो भी एक प्रकार से अटैक करने वाले इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, कीट हैं, उनके आउटब्रेक्स को, ये पेरियोडिक आउटब्रेक जो होता है, बार बार में समय समय पर जो आउटब्रेक होता है, फैल जाते हैं अचानक से, उनको ये देखते हैं, उनको टैकल करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। देयर वर 13 लोकस्ट upsurges from 1964 to 1997 and after 2010 there was no large scale breeding reported। तो कह रहा है कि देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है, तो ये इन्वर्जन लगा हुआ है, पहले वर है, फिर 13 लोकस्ट अपसर्जेज है। अपसर्जेज को देखकर ये यहाँ पे वर लग रखा है, ठीक है। अपसर्जेज होता क्या है? अपसर्जेज का मतलब राइज, सोर या बूस्ट, बढ़ोतरी को बोलते हैं। तो ये कह रहा है 13 बार ऐसा हुआ है कि लोकस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ये जो कीड़े हैं, टिड्डी दल है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। कब से? 1964 से 1997 तक, ठीक है। तो ये तकरीबन 35 साल का समय मानो आप, है ना, या 33 ईयर्स का टाइम मानो। 33 ईयर्स में इसने देखा है कि 13 बार ऐसा बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड आफ्टर 2010 और 2010 के बाद देयर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, बड़े स्तर पर इनका प्रजनन नहीं हुआ। ब्रीडिंग को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि देखो जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए यूज़ करते हैं ब्रीडिंग, ठीक है, जबकि मनुष्य के लिए यूज़ करते हैं क्या? बॉर्न। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। ये होता है जानवरों के लिए होता है ब्रीड, ब्रेड यूज़ करते हैं, ये बॉर्न होता है इंसानों के लिए। तो कह रहा है कि इसका प्रजनन जो है बड़े स्तर पे नहीं हुआ, 2010 के बाद ये रिपोर्ट किया गया है, ये रिपोर्ट मिली है। फिर कह रहा है वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years एंड देन देयर इज अ क्वाइटस फॉर अबाउट 8 years। तो कह रहा है कि वंस, एक बार, अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण या बहुत बड़े स्तर पर, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना। तो एक बार अब जब आउटब्रेक शुरू हो जाता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years, तो ये रहता है कब तक? 2 साल तक। एक बार जब बड़े स्तर पर आउटब्रेक आ जाता है, आउटब्रेक स्टार्ट हो जाता है, टिड्डी दल फैलना शुरू हो जाते हैं, तो ये 2 साल तक, लास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? रहते हैं, मतलब इनकी जिंदगी रहती है, लास्ट का टिकाऊ इतने होते हैं ये। लास्ट यहाँ पे इट को देख कर आ रहा है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे आउटब्रेक सब्जेक्ट था ऊपर वाले में, इसी कारण से आउटब्रेक को देखकर स्टार्ट्स का प्रयोग है। एंड देन देयर इज अ क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब और फिर शांत हो जाते हैं ये। तो क्वाइटस का डिलीवरी
या डिस्चार्ज या क्विटेंस या रिलीज, छुटकारा मिल जाता है, मतलब इनसे फिर छुटकारा मिल जाता है अबाउट 8 ईयर्स, 8 साल तक इनका कोई हमला नहीं होता, 8 साल तक इनका प्रजनन नहीं होता, 8 साल तक ये फैलते नहीं हैं। तो एक बार जब ये फैलना स्टार्ट हो जाते हैं बड़े स्तर पर तो 2 साल के लिए रहते हैं, फिर इनसे छुटकारा मिल जाता है 8 सालों के लिए। LWO ऑफिशियल्स पढ़ा था ना ऊपर हमने, जोधपुर वाली संस्था लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, से दैट द स्वाम बिल्डिंग अप इज पोटेंशियली द वर्स्ट इन डिकेड्स। तो ये कहते हैं LWO ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, ये लोग कहते हैं कि स्वाम बिल्डिंग अप का मतलब फैलना बढ़ना, तो स्वाम बिल्डिंग अप के झुंड का जो बढ़ना है इस पोटेंशियली संभवतया द वर्स्ट इन डिकेड से सबसे बदतर है, दशकों में जितना बढ़ी है उसमें सबसे अधिक ये बढ़ रही है। इनका ये कहना है कि स्वाम बिल्डिंग अप जो हुआ है इस बार, जो स्वाम या टिड्डी दल है जो मतलब इतनी बढ़ोतरी में आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं, ये संभवतया पोटेंशियली मतलब पॉसिबली कि सबसे बुरा है, कह सकते हो सबसे बदतर किस्म का है, डिकेड दशकों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आगे कह रहा है इट इज़ अ टेस्टिमनी टू इट्स devastating potential that an arcane piece of legislation, the East Punjab Agriculture Pests, Diseases and Noxious Weeds Act 1949 has a provision whereby a district collector can call upon any male person not below the age of 14 years resident in the district to render all possible assistance, and there is potential imprisonment for failure to abide by the law. इट इज़ टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है साक्ष्य होना, सबूत होना, टेस्टिमनी में टू लगता है, हमने देखा था, टेस्टामेंट, प्रूफ, एविडेंस, अटेस्टेशन, विटनेस, ये सब मीनिंग है। एक इसका एग्जाम्पल भी दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टू लगा हुआ है। द वर्क इज़ अ टेस्टिमनी टू हिज प्रोफेशनल कमिटमेंट, कि जो काम करता है वो उसके प्रोफेशनल कमिटमेंट का एक प्रमाण है। तो ये प्रमाण है। इट्स डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल, डिवेस्टेटिंग मतलब विनाशकारी, पोटेंशियल मतलब संभावना, कि ये कितना, इसका जो झुंड है वो कितना नुकसान कर सकता है, उसका ये एक प्रमाण है। दैट की एन आर्कन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, आर्कन का मतलब होता है रहस्यमयी, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, एसोटेरिक, रहस्यमयी, छिपा हुआ, कि एक प्रकार का विधेयक है, अभी एग्जिस्ट करता है। लेजिस्लेशन मतलब विधेयक, कानून, एक प्रकार कानून है। कौन सा कानून है, नाम दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हैज़ ए प्रोविजन, इसमें एक प्रावधान है, प्रोविजन मतलब प्रावधान, वेयर बाई मतलब इन विच कह सकते हो, जिसके अंदर, या बाई विच जिसके द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसमें क्या होता है कि जिला कलेक्टर जो है वो कैन कॉल अपॉन, कॉल बुलाना, बुलाने को बोलते हैं। एनी मेल पर्सन, की किसी भी पुरुष को, किसी भी लड़के को बुला सकता है कलेक्टर। नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं हो उसको बुलाएगा, 14 से अधिक को बुलाएगा। रेजिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, जो जिले में रहता हो, निवासी हो, किसके लिए बुलाएगा, टू रेंडर, रेंडर मतलब यहाँ पे है प्रदान करना। रेंडर के सिनोनिम देख लीजिए, गिव, प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, मेक अवेलेबल, कंट्रीब्यूट, तो सप्लाई करना है ना, योगदान देना। तो ये बुला सकता है कि भाई सहायता प्रदान करो, जो भी पॉसिबल असिस्टेंस है, संभावित जो भी सहयोग आपका हो सकता है, जो भी आप कर सकते हो वो करो। एंड देयर इज पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट, और एक बात और ये भी है, और एक पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट भी, पोटेंशियल मतलब संभवतया, पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबल, लाइकली, प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर, इम्प्रिजनमेंट होता है कैद, तो कैद के लिए इनकासरेशन, इंटर्नमेंट और कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, कस्टडी, कैप्टिविटी। कि पोटेंशियल संभावित है कि जेल हो जाए, फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ, कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं करता हो। अबाइड बाय का मतलब होता है कंप्लाई विद, ओबे, ऑब्जर्व, फॉलो, कीप टू, होल्ड टू, कन्फर्म टू, एडहेयर टू, स्टिक टू, स्टैंड बाय, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, है ना, पालन करना। ये सब बहुत बार आता है, अबाइड में बाई लगता है, कंप्लाई में विद लगता है, ये सब पढ़ना है आपको, एडहेयर में टू लगता है, याद रखना इन चीज़ों को, एग्जाम में आने योग्य चीज़ है। तो ये अगर कोई असफलता हाथ लगती है कि भाई ये नहीं करते हैं काम अगर, तो इनको जेल भी हो सकती है, ये प्रावधान है। तो इसीलिए इसने कहा कि भाई ये एक आर्कन किस्म का एक कानून है। तो ये कह रहा है कि ये सबूत है इसके विनाशकारी प्रभाव का, कितने विनाशकारी ये हैं कि इसके लिए एक रहस्यमयी एक कानून उपलब्ध है, और कानून का नाम है द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज एंड नॉक्सियस वीड्स एक्ट 1949। इस कानून के अंदर एक प्रावधान है, और प्रावधान के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो किसी भी 14 ईयर या 14 ईयर से अधिक के लड़के या पुरुष को बुला सकता है जो उस जिले का निवासी हो, कि जो भी पॉसिबल असिस्टेंस है वो प्रदान करे। एंड देयर इज पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ, और एक संभवतया एक संभावित इम्प्रिजनमेंट भी है ना, ये भी हो सकता है कि जेल हो जाए अगर इसका पालन करने में, इस कानून का पालन करने में कोई असफल रहता है, पालन नहीं करता तो जेल की संभावना भी है। एंटिक्वेटेड एज इट मे साउंड, एंटिक्वेटेड मतलब प्राचीन, जो आउटडेटेड हो चुका है, तो आउटडेटेड, आउट ऑफ डेट, आउटमोडेड, बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशनड, आर्केइक, एनाक्रोनिस्टिक, मतलब ये एक प्रकार से आज के दौर में लगता है यार, आज थोड़ी ना ऐसा हो सकता है कि टिड्डी दल आएंगे और हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, और ये कानून है कि जेल भी हो सकती है, सहयोग नहीं करेंगे तो लगता है, ऐसा हो सकता है कि लगे
कि एंटीक्वेटेड है, आउटडेटेड है। एज इट में साउंड, जैसा कि ये प्रतीत हो सकता है, मेक संभावना के लिए आता है, साउंड का मतलब प्रतीत होना है, अपीयर होना है। तो जैसा कि ये प्रतीत हो सकता है, इट इज़ अ रिमाइंडर, ये एक याद दिलाती है चीज़, रिमाइंडर याद दिलाने वाला, दैट ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स, कि मानव इतिहास में मानवता के सबसे पुराने जो ब्लाइट्स हैं, ब्लाइट्स का मतलब रोग कह दीजिए, या सबसे ज़्यादा मतलब जो नष्ट करने के लिए जो भी सोर्स हैं कोई भी चीज़ को, वो हैं, जैसे प्लेग है या पेस्टिलेंस का मतलब महामारी होती है, विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, वो मतलब वास्तव में कभी भी हटेंगे नहीं। एलिमिनेट का मतलब रूट आउट कह सकते हो, हटाना कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि भाई ये प्राचीन हो सकती है, बात देखने में ऐसा लग सकता है कि प्राचीन है, डेटेड है, ओल्ड फैशनड है, आर्केइक है ना, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक रिमाइंडर है, ये याद दिलाती है कि बारबान टिड्डी दल का हमला हो रहा है, 1997 तक हुआ, 2010 से हुआ ही नहीं, फिर से आ गया है। तो ये मतलब दिखाता है कि भाई मानव जाति के, मानवता के जो भी सबसे पुराने जो भी ब्लाइट्स हैं, जो भी रोग हैं, जैसे कि प्लेग आया या महामारी कोई आई, तो ये कभी भी ट्रूली विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, विल बी थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये कभी एलिमिनेट नहीं होंगे किसी के द्वारा। ट्रूली मतलब सच्चे रूप में या वास्तविक रूप में। ट्रूली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। आगे देखो, द ब्रीडिंग लोकस्ट विच थ्रेटन फार्मिंग आर एन इनडायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द वार्मिंग इंडियन ओशियन एज सम मीटेरोलॉजिस्ट सजेस्ट। तो कह रहा है द ब्रीडिंग लोकस्ट, जो प्रजनन जिस हो रहा है ना लोकस्ट का, जो टिड्डी दल का प्रजनन हो रहा है, विच यहाँ पे किसके लिए है, लोकस्ट के लिए, जो कि डराते हैं या फिर चेतावनी देते हैं फार्मिंग, खेती के लिए, है ना, जो मतलब इसके लिए एक संकट है। आर एन इनडायरेक्ट फॉल आउट, आर भी इसी को देखकर है, ये एक अप्रत्यक्ष परिणाम है, फॉल आउट मतलब परिणाम, किसका, वार्मिंग इंडियन ओशन, गर्म होते हुए हिंद महासागर का, एज सम मीटेरोलॉजिस्ट सजेस्ट, जैसे कि कुछ मौसम विज्ञानी जो है संकेत करते हैं। समझ में आ गया? रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रजनन करते हुए, ब्रीडिंग करते हुए जो लोकस्ट हैं, जो कि फार्मिंग के लिए खतरा है, खतरा पैदा करते हैं, थ्रेट का खतरा भी हो सकता है ना, वो एक अप्रत्यक्ष परिणाम है। फॉल आउट का मतलब परिणाम, सिनोनिम देख सकते हैं, आफ्टरमैथ, बैकवॉश, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, रिपरकशन, कुछ भी कर दीजिए, कोरोलरी ऑफ द वार्मिंग इंडियन ओशन, किसका, गर्म होते हुए हिंद महासागर का, एज सम मीटेरोलॉजिस्ट सजेस्ट, जैसा कि सम मीटेरोलॉजिस्ट, कुछ मौसम विज्ञानी, सजेस्ट सुझाते हैं, संकेत करते हैं। सजेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल दे रखा है, प्लूरल है तो एस नहीं जुड़ेगा इसमें, अगर सिंगुलर होता तो सजेस्ट होता, एस जुड़ता। आगे कह रहा है लास्ट ईयर देयर वर फियर्स दैट द मॉनसून में फॉल शॉर्ट बिकॉज ऑफ अल नीनो और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक। तो कह रहा है पिछले साल देयर वर फियर्स, देयर से स्टार्ट हुआ है ना, कोमा के स्टार्ट हो रहा है, तो ये इन्वर्जन आ गया, फिर से वर आ रहा है, फियर्स आ रहा है, फियर्स को देखकर वर है। तो कुछ डर थे, दैट द मॉनसून में फॉल शॉर्ट, डर ये था कि मॉनसून जो हो सकता है फॉल शॉर्ट, कमी रह जाए। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कमी रह जाना। तो जो एक्सपेक्टेड लेवल होता है बारिश का, एक एवरेज जो रेनफॉल होती है, वो नहीं हो, ऐसे खतरे थे। कारण क्या था, एल नीनो प्रभाव। ठीक है, ये जलवायु कंडीशन है, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है। और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, या फिर ये खतरा था कि भाई इक्वेटोरियल पैसिफिक जो है, ठीक है भाई, या तो इसके कारण और या फिर क्या, इसके कारण। इक्वेटोरियल पैसिफिक का मतलब जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है, उसके अंदर मतलब गर्म हो जाना, उसका वार्म हो जाना, ये कारण बन सकता है कि भी मानसून कम हो, मानसून में बारिश उतनी ना हो जितना एक्सपेक्टेड लेवल है। तो पिछले साल ये डर थे कि मानसून हो सकता है कि कमी रह जाए बारिश के अंदर, अल नीनो प्रभाव के कारण, या फिर इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसके गर्म हो जाने के कारण। हाउएवर देयर वर एन एक्सट्रीम फ्लिप, बाई जुलाई इट वॉज एविडेंट दैट ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाईपोल और रिलेटिवली हायर टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन वॉज इन द वर्क्स। लेकिन कह रहा है कि हावेवर, हालांकि या फिर भी, देयर वॉज एन एक्सट्रीम फ्लिप, एक बिल्कुल उल्टा हो गया। फ्लिप का मतलब उल्टा, देखा था हमने। फ्लिप के सिनोनिम देख सकते हैं, इन्वर्ट, रिवर्स, टर्नओवर, पलट जाना। तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम फ्लिप देखने को मिला, बिल्कुल अदला बदली हो गई, पलट सा गया माहौल। बाई जुलाई तक तो ये हुआ कि इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया दैट ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाईपोल, डाईपोल का मतलब दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत है, भारत के दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, है ना, ईस्ट में भी वेस्ट में भी, ठीक है, बीच में जैसे भारत है तो उसके इधर भी इधर भी। तो कह रहा है कि ये एविडेंट हो गया कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाईपोल की एक सकारात्मक जो स्थितियां बनी हुई थी हिंद महासागर के, कह सकते हो डाईपोल दोनों ध्रुवों में, और रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, या फिर तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली के साथ में वैसे एग्जाम में आए
तो आपको डिग्री पॉजिटिव ही लगानी है, लेकिन हम 2 दिन से देख रहे हैं शायद रिलेटिव के साथ में डिग्री कंपैरेटिव दे रखी होती है। एग्जाम में याद रखिएगा डिग्री पॉजिटिव आएगी, हाई आएगा। तो तुलनात्मक रूप से टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, जो पश्चिमी हिंद महासागर है वहाँ पे तुलनात्मक रूप से अधिक टेम्परेचर जो था, या फिर कहें कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल था। ये मतलब क्या था, इन वॉज इन द वर्क्स, मतलब ये काम कर रहा था। मतलब फ्लिप कैसे हुई कंडीशन, पहले तो कहा बारिश ज़्यादा नहीं होगी अल नीनो इफेक्ट के कारण, या फिर जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसको वार्म होने के कारण, लेकिन यहाँ पे जुलाई आते आते ये सब कुछ स्पष्ट हो गया कि जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, या फिर तुलनात्मक रूप से जो था टेम्परेचर जो है वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर, वो मतलब काम कर रहा था, इस कारण बारिश ज़्यादा हुई। फिर कह रहा है दिस लेड टू ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया देन ए कॉज फॉर चीयर एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका। फिर कह रहा है ये इससे परिणाम क्या, लेड टू जो है वो लीड टू की सेकेंड फॉर्म है। इसका परिणाम ये निकला कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई, है ना, रिकॉर्ड स्तर की बारिश हुई भारत के अंदर। देन अ कॉज फॉर चीयर, जो उस समय खुशी का विषय था। कॉज फॉर का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से सोर्स था ये, है ना, तो ये खुशी का सोर्स था, खुशी हुई इससे। एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका, भारत में बारिश हुई और ईस्टर्न अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में बढ़िया हुआ। बट मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स, लेकिन कह रहा है जो नम डेजर्ट्स, अफ्रीका में भी डेजर्ट है, मॉइस्ट का मतलब आर्द्रता युक्त, नमी युक्त, तो नमी युक्त जो डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, मतलब तेज कर देना, कारण बनना किसी घटना के, तेज कर देना प्रक्रिया को। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग ऑन, कोज, लीड टू, ओकेजन, गिव राइज टू, ट्रिगर, स्पार्क, टच ऑफ, प्रोवोक, हैसन, तो जल्दी कोई चीज़ की प्रक्रिया को तेज कर देने को बोलते हैं, एक्सपेडाइट करने को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो उससे क्या हुआ, बारिश यहाँ पे भी, बारिश वहाँ पे भी हुई, तो उस समय तो खुशी का विषय था, लेकिन हुआ क्या उससे कि जो नम हो गए थे वहाँ पे, जो गीला हो गया था वहाँ पे, रेगिस्तान, नमी आ गई थी, उसने क्या किया, उसने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। वो कारण बना किसका, लोकस्ट ब्रीडिंग का, कि टिड्डी दल ने जन्म लेना शुरू कर दिया, प्रजनन होने लग गया। एंड फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, और बारिश लाने वाले जो हवा, जो फेवरेबल, जो इनके लिए पक्ष में होती है हवाएं, एडेड देयर ट्रांसपोर्ट टुवार्ड्स इंडिया, उस हवा के साथ में ये क्या, भारत की तरफ आ गए। समझ में आया कैसे जन्म हुआ। तो जो नमी युक्त, आर्द्रता युक्त जो अफ्रीकन डेजर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया, लोकस्ट ब्रीडिंग को, इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, प्रजनन की प्रक्रिया को, और जो इनके पक्ष में हवा थी, बारिश आने वाले जो हवाएं थी, वो मतलब इनके ट्रांसपोर्ट को आसान कर दिया, इनको भारत ले आए। ट्रांसपोर्ट का मतलब फेरी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। फिर कह रहा ऑन द अदर हैंड, कोरोना वायरस क्वारंटीन्स meant that routine coordination activities involving India, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स वर हॉल्टेड। फिर कह रहा है दूसरी तरफ कोरोना वायरस क्वारंटीन्स, जो कोरोना वायरस के कारण क्वारंटीन किया गया था, मेंट, उसमें ये मतलब था दैट रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो रूटीन स्तर पर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज मतलब जो सहयोग से क्रियाएं होती थी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, किसके विषय में बात कर रहा है, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी बाउंड्री लगती है भारत के दोनों देशों की, तो खेतों के अंदर क्या होता था, पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ करता था। वो मतलब रुक गया क्योंकि सब लोग इसमें लग गए, कोरोना वायरस के अंदर क्वारंटाइन के क्षेत्र में लग गए कि क्वारंटीन करना है जो भी संक्रमित है उनको। तो इस कारण से ये जो क्या कह सकते हो, ये जो इसकी एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे वर आ रहा है, वर होल्टेड, होल्ट यहाँ पे रोकना है, उसको रोक दिया गया। तो फिर क्या दूसरी तरफ क्या हुआ, कोरोना वायरस क्वारंटीन्स जो है उसका ये निकला, अर्थ ही निकला, या फिर ये तब्दीली हुई कि जो रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ थी, जो डेली रूटीन से और सहयोग से आपस में स्प्रे किया करते थे पेस्टिसाइड्स, वो रुक गई थी। इस कारण से टिड्डी दल ये जो थे ये सक्रिय रहे, मरे नहीं ये टिड्डी। फिर कह रहा है, इसके बाद में ये कह रहा है कि भाई वाइल इट इज़ सम कम्फर्ट दैट देयर इज़ नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप इन इंडिया, forecast are for good rains in Rajasthan and paradoxically conducive conditions for locust breeding during the sowing season। तो ये अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो चीज़ यहाँ तक तो ये कह रहा है यद्यपि अभी कुछ आराम की बात है, कंफर्ट की बात है कि अभी भारत के अंदर जो स्टैंडिंग क्रॉप है, फसलें जो खड़ी फसलें हैं फिलहाल कम है ना, भारत के अंदर फसलें फिलहाल कम हैं, तो टिड्डी दल का हमला अगर हुआ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक तरफ तो है फायदे की बात, दूसरी तरफ देखो फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन्स इन राजस्थान, पूर्वानुमान किस चीज़ का है, फोरकास्ट किस चीज़ के हैं कि भारत में अच्छी बारिश होगी, राजस्थान के अंदर अच्छी बारिश होगी। फोरकास्ट पूर्वानुमान है किसके लिए कि राजस्थान में अच्छी बारिश होगी। एंड पैराडॉक्सिकली, और विरोधाभासी चीज़ है ये, पैराडॉक्सी मतलब बिल्कुल विरोधाभासी, ऑपोजिट, और बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ है कि कंड्यूसिव कंडीशन, बारिश अच्छी होगी तो लाभप्रद स्थिति बनेगी, सहायक स्थिति बनेगी, किसके लिए, लोकस्ट के लिए, टिड्डी के लिए, ब्रीडिंग मतलब इनके प्रजनन के लिए, ड्यूरिंग द सोइंग सीजन,
किस सीजन में? जब बुआई का समय आएगा, जब फसल के बुआई का समय आएगा, बीज बोएंगे किसान, उस समय इनके प्रजनन की स्थिति अनुकूल होगी और अधिक संख्या में इनका प्रजनन होगा, बहुत बड़ी संख्या में फैल जाएंगे। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि यद्यपि कुछ कंफर्ट का विषय है कि भाई लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप है, देयर इज नाउ, अब देयर से स्टार्ट है, फिर से इन्वर्जन लग रहा है, अब जो है लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप है, कम संख्या में, सीमित संख्या में फसलें खड़ी है भारत में, लेकिन अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग के द्वारा, स्थान में अच्छी बारिश होगी और विरोधाभासी तरीके से ये स्थितियां लाभप्रद हैं किसके? लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए सोइंग सीजन के दौरान। अ लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज दैट इट में लिंक डिस्पेरिट disasters, floods, pandemics and pestilence, amplifying the potency of each। तो कह रहा है less highlighted, जो कम हाईलाइट किया हुआ, एस्पेक्ट मतलब पहलू, डायमेंशन, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझते ही हो आप, ये तो एक कह सकते हो स्थिति है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक पहलू है और उसका सबसे कम हाईलाइटेड जो एक पहलू है वो ये है कि इट में लिंक डिस्पेरिट डिजास्टर, कि ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है क्या कि डिस्पेरिट डिजास्टर आ सकता है। डिस्पेरिट मतलब अलग अलग, असमान, तो डिफरिंग, डिफरेंट, डिसिमिलर, अनलाइक और पोल्स अपार्ट, वेरिंग, वेरियस, डाइवर्स, डिस्पेरिट बोलते हैं इसको। तो डिस्पेरिट यहाँ पे बिल्कुल असमान विनाश आ सकते हैं, आपदाएं आ सकती हैं, जैसे कि बाढ़ हो सकती है, कभी वैश्विक महामारी आ सकती है, कभी महामारी एपिडेमिक्स फैल सकती है। एम्पलीफाइंग मतलब बढ़ाते हुए, इंक्रीज करते हुए, द पोटेंसी, पोटेंसी मतलब कह सकते हो ताकत, ऑफ ईच, हर चीज़ की ताकत जो बढ़ सकती है, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, बाढ़ वैसे आती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की बाढ़, पेंडेमिक जैसे आती होंगी लेकिन ये देखो इस बार पेंडेमिक आई है किस तरह की, अब तक गई नहीं है। महामारियाँ पैदा होती होंगी लेकिन ये इतनी भयंकर की इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इस बार पोटेंसी को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो एक कम जो हाईलाइटेड एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट तो नाउन है, हाईलाइटेड यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एक कम प्रदर्शित किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ पहलू जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जोड़ सकती है डिस्पेरिट डिजास्टर्स को, मतलब असमान स्तर पे आपदाएं ला सकती है वो ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें फ्लड्स हैं, पेंडेमिक्स है, पेस्टिलेंस है, और इनका जो पोटेंसी है, इनकी ताकत है, उसको बढ़ा सकती है। इंप्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर दैट मैन्स फॉलीज ट्रांसेंड बॉर्डर्स। तो कह रहा है इंप्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो विज्ञान और तकनीक, इंप्रूव्ड मतलब उन्नत स्तर की, इज ये पेयर वर्ड है इस कारण से सिंगुलर आ रहा है यहाँ पे, वरना आप मत देखना दो हैं, ये एक अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग नहीं, एक ही है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उन्नत किस्म की, इंप्रूव्ड स्तर की है ना, तो वो केवल और केवल इस चीज़ को और अधिक स्पष्ट कर रहा है, मेकिंग इट क्लियरर, और अधिक स्पष्ट कर रहा है, डिग्री कंपैरेटिव है, दैट मैन्स फॉलीज की, इंसान की जो मूर्खताएं हैं, फॉलीज मतलब मूर्खताएं, ट्रांसेंड बॉर्डर्स वो मतलब सीमा पार कर रही हैं, ट्रांस मतलब पार कर जाना, सरपास कर जाना है ना, क्रॉस कर जाना, तो ये सीमा पार कर रही है, मतलब बॉर्डर्स में नहीं बंधी हुई कि मूर्खता यहीं है और कहीं नहीं है, बॉर्डर्स पार कर रही हैं। जो मूर्खता है उसका परिणाम ये है कि आपने मूर्खता तो की है भारत में रहते हुए, परिणाम कोई और देश भुगत रहा है। जैसे चाइना में मूर्खता हुई वुहान लैब के अंदर, जैसा कहा जाता है ना, तो वैसे अब पूरा विश्व भुगत रहा है। तो ये ट्रांसेंड बॉर्डर्स है। दिस मेक्स इट नेसेसरी टू अबेंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम एंड फोकस ऑन पॉलिसीज दैट विल इंश्योर एन इक्विटेबल सस्टेनेबल फ्यूचर। दिस मेक्स इट नेसेसरी, ये चीज़ है इसको आवश्यक कर देती है, टू अबेंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम, कि अब हम छोड़ दें, अबेंडन छोड़ दें, त्याग दें, क्या कि कोई भी टेरिटोरियल ब्लेम गेम ना खेलें। ब्लेम गेम दोष लगाने का खेल, एक दूसरे दोष मढ़ने का केस। टेरिटोरियल मतलब कोई भी प्रादेशिक, कोई भी क्षेत्र विशेष के, जैसे कि अमेरिका ब्लेम लगा रहा है चाइना पर कि चाइना के कारण ऐसा हुआ है, तो ऐसा ब्लेम गेम ना खेलें, इसको बंद कर दें। एंड फोकस, और ध्यान लगाएं, किस पर फोकस में ऑन लगेगा? पॉलिसीज, नीतियों पर, वो नीतियां जो सुनिश्चित करेगी कि हमारा फ्यूचर जो है इक्विटेबल हो, मतलब हमारे को न्यायोचित चीज़ें मिले, समान अधिकार हो, तो इवन हैंडेड, इम्पार्शियल, फेयर, जस्ट, फेयर माइंडेड, अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, समान अधिकारों के साथ, और सस्टेनेबल मतलब चलने योग्य हो, कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा जीवन मिले। तो कह रहा है कि अब समय आ चुका है, अब ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो एक ब्लेम गेम है, जो हम बॉर्डर पार जो ब्लेम गेम खेलते हैं, कोई किसी पे दोष लगा, किसी पे दोष, छोड़ दें, और इसके जगह पे हम फोकस करें किस चीज़ पर? नीतियों पर, और वो नीतियाँ जो सुनिश्चित करेगी क्या? इक्विटेबल सस्टेनेबल फ्यूचर, वो फ्यूचर जो इक्विटेबल, न्यायोचित हो, वो फ्यूचर जो सस्टेनेबल हो। अगर आप बात करें इसके क्या कह सकते हो इसका टोन की, तो पैसिमिस्टिक टोन इसकी कही जा सकती है, पैसिमिस्टिक टोन, क्योंकि यहाँ पे आपको भविष्य के अंदर एक चेतावनी जारी की गई है, ये भी कह सकते हो। पैसिमिस्टिक की जगह आप ये भी कह सकते हो कि एक वो टोन है जो वार्निंग देती हो, ये वार्निंग सिग्नल है इधर आपके लिए, एक थ्रेटनिंग टोन कह सकते हो, डरा रहा है लेखक यहाँ पे कि लोकस्ट का हमला होगा, अग्रेरियन डिजास्टर आएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो एक प्रकार पैसिमिस्टिक भी हो सकता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन आपको एग्जामिनर देता है।
अब बात करते हैं पेड यूजर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस की।